नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगणमन और मैं हूं शीतल राजपूत। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। ओपिनियन पोल पहले ही नरेंद्र मोदी को रेस में सबसे आगे बता चुके हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ मोदी की बात होती है। अब तक मोदी पर विरोधियों और राजनीतिक हमले जारी थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, मोदी के खिलाफ सियासी गोलबंदी शुरू हो गई है। कोई कहता है मोदी पीएम नहीं बनने जा रहे, कोई कहता है मोदी को सिर्फ हम ही रोक सकते हैं। गांधी परिवार ने तो मोदी के खिलाफ मोर्चा ही खोल डाला है। मुलायम जैसे कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी के अंदर ही मोदी के विरोधियों की बड़ी तादाद की ओर इशारा कर रहे हैं। आज जनगणमन में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारा सवाल है, क्या विपक्ष को बीजेपी से कम मोदी से ज्यादा परेशानी है? क्या मोदी को पीएम बनाने से रोकने की बड़ी तैयारी है? नरेंद्र मोदी इस लायक ही नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के पद के लिए सोचें भी, क्योंकि कोई अगर इस लायक, कोई पद के इस लायक है तो ऐसी बातें वो कभी ना करता। जहां भी जाते हैं राजनाथ सिंह बोलते हैं मोदी मिसाइल भ्रष्टाचार। ऐसा है, राजनाथ सिंह ने कहीं फ्यूज तो नहीं खराब करा है मिसाइल का। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के टीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा देश चाहिए। नोट कर लो, मेरा भारत टेप कर लो कि मोदी साहब का अगर नंबर भी आता है तो सबसे ज्यादा वोट बीजेपी में मोदी साहब का ही होगा। मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। 2014 का लोकसभा चुनाव अब फिर नरेंद्र मोदी केंद्रित होता हुआ लग रहा है। देश भर की सारी पार्टियां सिर्फ एक शख्स से चुनाव लड़ रही हैं। पूरा का पूरा गांधी परिवार मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। 45,000 एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम केवल एक उद्योगपति को दे दी जाती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हे भगवान, देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। जितना लोग दवाई में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में डालते हैं जनता के लिए, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दिया। आप बताओ, अडानी कभी ABCD, कभी RSVP, कभी घर से देश तो कैसे का हुआ, बड़े बड़ी तो ये। इस हमले से तिलमिलाए मोदी को यहाँ तक कहना पड़ा कि अगर वो गांधी परिवार के सामने पड़ गए तो थप्पड़ भी खाने पड़ सकते हैं। ये माँ बेटे को मुझ पर इतना गुस्सा है, कभी सामने मिल जाऊंगा तो पता नहीं मुझे जिंदा रहने देंगे कि नहीं। इतना गुस्सा है इनको, शायद 12-15 चाटे मार देंगे मुझको। हर पार्टी के नेता के जुबान पर जिस तरह मोदी का नाम है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी को पीएम बनने से रोकने के लिए बड़ी तैयारी है? 16 तारीख को मोदी जो है वो कटघरे में खड़े होंगे, इसलिए कि 200 से ऊपर ये पहुंचेंगे नहीं। फिर उस वक्त बीजेपी को ख्याल आएगा कि हमने अपनी विचारधारा को एक शख्स के हाथ गिरवी के कितना नुकसान किया, इस देश का कितना नुकसान हुआ। सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष को बीजेपी से कम मोदी से ज्यादा परेशानी है? नोट कर लो, मेरा भारत टेप कर लो कि मोदी साहब का अगर नंबर भी आता है तो सबसे ज्यादा वोट बीजेपी में मोदी साहब का ही होगा। फिलहाल मोदी सबके हमलों का बारी बारी से जवाब दे रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि इस चुनाव में भ्रष्टाचार, महंगाई, विकास से अलग हटकर मोदी खुद एक मुद्दा बन गए हैं। फतेहपुर से ब्रजेश के साथ मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो
जिस तरह से मोदी पर हमले तेज हुए हैं, ऐसा लगता है कि विपक्ष को बीजेपी से कम मोदी से ज्यादा परेशानी है। यही हमारा आज का जनगण मन का मुद्दा है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं शायना एनसी बीजेपी की नेता, सीपी राय समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र वर्मा एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं और जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे अरुण कुमार श्रीवास्तव जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी मधेपुरा से। सबसे पहले मेरा सवाल राजीव त्यागी से। राजीव जी, जिस तरह से हम बयानबाजी सुन रहे हैं, हमले देख रहे हैं गांधी परिवार के, तमाम कांग्रेस के नेताओं के, तमाम ऐसा लगता है कि उन्होंने मान लिया है कि मोदी की लहर है देश में। देखिए, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बता दूं कि मोदी जी की कोई लहर नहीं है देश में। और ये गांधी फैमिली मत लीजिए, आप कांग्रेस की बात करिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हाल के दिनों में इतनी मुखरता से प्रियंका गांधी बोली है नरेंद्र मोदी को लेकर, शायद हमने पहले कभी नहीं सुना उन्हें इस तरह से बोलते। पूरी कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के पीछे खड़ी है, उनकी नीतियों में विश्वास करके खड़ी है, उनके कार्यक्रमों में विश्वास करके खड़ी है, उनके चरित्र पर विश्वास करके खड़ी है। रही बात लहर की, लहर में मानता हूं कि लहर है मोदी जी की। वो लहर सिर्फ अशोका रोड पे है। अशोका रोड में जो बीजेपी का ऑफिस है उस पे लहर है अंदर अंदर, और वहां एक रसम नाम की संस्था है। जो रसम नाम की संस्था है उस लहर को वो रोक देती है हर बार, उस लहर को खत्म करती है। इतना भाव क्यों ले रहे हैं आपके नेता? मैं बता रहा हूं आपको, रसम जो है, रसम जो मोदी बयान देकर, रसम का मतलब यहाँ पे ये है RASM, R फॉर राजनाथ, A फॉर अडवाणी, S फॉर सुषमा, M फॉर मुरली मनोहर जोशी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 16 मई के बाद। ये चारों नेता मिलकर के अपने आप ही मोदी जी की कुर्सी के चारों पाए उठा के ले जाएंगे। ABCD बच्चों को सिखा रहे हैं, अब आप RASM चलेगी ना, RSM ही चलेगी भारतीय जनता पार्टी में। मोदी नहीं चलेंगे, RSM चलेगी, RSM चलेगी। अब देखो, मोदी भारतीय राजनीति में एक ऐसा व्यक्तित्व बन के आया है पहली बार, जो 1947 से 2013-14 तक भारत ने देखा ही नहीं था। आप या तो मोदी का समर्थन करेंगे या आप उसका विरोध कर देंगे, वहां बीच के लिए कोई स्थान नहीं है। जहां मोदी है उनके समर्थन में उतनी ही आक्रामकता, उनके विरोध में भी उतनी ही आक्रामकता। और ये पूरा चुनाव मोदी समर्थन और मोदी विरोध का बन गया है। जहां भाजपा का जनाधार है वहां भी मोदी सबसे बड़े मुद्दा है, जहां भाजपा का मजबूत जनाधार नहीं है वहां भी मोदी सबसे बड़ा मुद्दा है। ये भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार हो रहा है। अब हमारे मित्र राजीव रंजन राय अगर सूरज को जो है अंधेरा बताने की कोशिश कर देंगे, अगर ये कहेंगे कि कोई सामने से गुजरती हुई गाड़ी नहीं है, बैलगाड़ी है, उससे देश नहीं मानेगा। मोदी ने एक काम तो किया है कि मोदी ने कम से कम, मैं मोदी का समर्थक हो सकता हूं, विरोधी हो सकता हूं, लेकिन भारत की राजनीति से अनेक लोगों के चेहरे से आवरण उसने उतार दिया है। जो लोग शालीन बन रहे थे आज उनको भी अपनी भाषा बदल करके और उसी उत्तेजना में बोलनी पड़ रही है। जिनके उदाहरण है प्रियंका गांधी, जिनके बारे में माना जाता था कि बहुत शालीन होकर बोलती हैं, आज उनके अंदाज और आवाज में उतनी तीखापन। देखिए, ये कहना कि घर में बैठ के महिलाओं का फोन सुनते हैं, कोई शालीनता नहीं है। भाषा में उनकी बॉडी लैंग्वेज में घर में बैठ करके, देखिए, घर में बैठ करके भाषा में उनकी बॉडी लैंग्वेज में अहंकार दिखता है, और अहंकार विनाश का मूल है। और इसी वजह से मोदी जी को लोग बाग रिजेक्ट करेंगे, उनके अहंकार की वजह से। और मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, देखिए, देश गठबंधन का दौर है 89 के बाद से, 89 के बाद से आज 25 साल हो गए गठबंधन की सरकार चल रही है। एनडीए भी आया, वो भी गठबंधन से चला, यूपीए चल रहा है तो गठबंधन से चल रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि करीब करीब अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आंकड़ों में ये पाएंगे कि हमारे यहां पर 543 लोकसभा सीटों में से 322 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीट्स रही, 116 बीजेपी की रही और 206 कांग्रेस पार्टी की रही 2009 के चुनाव में। 221 सीटें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उन सीट्स पर अन्य क्षेत्रीय दल रहे। मतलब आपका कहने का मतलब अन्य क्षेत्रीय दल रहे। इस बार भी देखिए, इस बार भी बहुत स्पष्ट बता दूं, इस बार भी कोई लहर आंधी नहीं है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अभी गठबंधन सरकार का जमाना रहेगा, गठबंधन का दौर रहेगा। और गठबंधन में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की नीतियों को देखते हुए, कार्यक्रमों को देखते हुए और उनके पूरे मिजाज को देखते हुए, जो मिजाज है देश का उसको समझते हुए सभी पार्टियां हम लोगों को सपोर्ट करेंगी। और इसी वजह से निश्चित रूप से मोदी और भारतीय जनता पार्टी
फिर दोबारा से विपक्ष में बैठ करके आलोचना करने का बीजेपी का रिएक्शन इस पर शायना कुछ कहना चाह रही है। शायना, क्या नीति, क्या पॉलिसी, इन्होंने क्या किया है देश ने देखा है। 60 साल में सिर्फ बंटवारा की राजनीति, अपीजमेंट और वोट बैंक की राजनीति, एक वर्ग को एक जगह रखे, दूसरे वर्ग को दूसरे जगह। मैं मानती हूं कि जो आज देश में लोगों को परिवर्तन चाहिए, उसके साथ साथ वो देख चुके हैं और उनको स्थिरता चाहिए। स्थिरता, नेतृत्व और प्रगति, ये तीनों गुण एक व्यक्ति में है तो वो है मोदी जी, एक सरकार में है तो वो है भाजपा में। और मैं मानती हूं कि 16 मई को जो मुंह तोड़ जवाब ये जितने भी विश्लेषक और कांग्रेस के नेतागण हैं उनको मिलेगा, वो स्पष्ट रूप से एक मैंडेट होगा स्थिरता के लिए। बहुत हो चुकी है ये ABCD, जहां A फॉर आदर्श, B फॉर बोफोर्स, C फॉर कॉमनवेल्थ, D फॉर डिफेंस कैंप। असम को मत भूलिएगा, RASM भी है वहाँ पर, में नहीं देखा है। RASM भी है, उसे कैसे रोकेंगी आप? देखिए, उसे कैसे रोकेंगी आप? और मुरली मनोहर जोशी तो चुनाव के बीच में कह चुके कोई लहरानी नहीं है, इसलिए तो मैंने हमारी पार्टी का तो मानना है ही कि लहर नहीं है। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? कैसे रोकेंगी आप? हमारी रणनीति और हमारे जो स्ट्रेटजीज हैं उसके प्रति आप क्यों इतने इनसिक्योर बन रहे हैं? हम इनसिक्योर नहीं है, हम तो सकारात्मक राजनीति करनी है तो बताइए कि आपका विजन प्लान क्या है? कैसे आप बेरोजगारी को कम करेंगे, कैसे आप प्राइस को कंट्रोल करेंगे, कैसे आप भ्रष्टाचार को कम करेंगे? आपके पास कोई रणनीति ही नहीं है, क्या कॉन्फिडेंस है? दीदीज और सब्सिडीज, मैं कौन बोलना शब्दों की बातें नहीं करती है, बाजीगरी को रोकने के लिए निश्चित रूप से काउंटर करना पड़ेगा। और मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, संस्कृत में कहावत है शतम साक्षर समाज है, दुष्ट को दुष्टता से मारा जाता है हमेशा, उसके साथ सज्जनता नहीं की जाती राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी और मोदी के विशेष रूप पे उन पे 3 H फिट होते हैं, हेट, हॉलो एंड हॉरर। इन 3 की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और मोदी करते हैं। उसको काउंटर करने के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का संकल्प है और हम लोग बात राजनीति करते हैं। 3 है कि 3 है कि भारतीय जनता पार्टी की बात की मैंने पहले भारतीय जनता पार्टी की बात की, हमारे 3 है हमारे पास उसे काउंटर करने के लिए। हम हृदय और हिंदुस्तान, हम 3 है लेके चलेंगे, वो 3 H लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से हृदय वाले लोग बात जीतेंगे, हम वाले लोग बात जीतेंगे, हिंदुस्तान वाले लोग बात जीतेंगे। और वो पार्टी सिर्फ एक पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, कांग्रेस पार्टी और सब्सिडी से लोगों कांग्रेस पार्टी है। एनके से रिएक्शन, एनके जी ये क्या है? लव मी और हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी, यही बात सच साबित हो रही है इस केस में। बीजेपी भूल गई है, सिर्फ मोदी याद है इनको। शीतल, जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि कम से कम पॉलिटिशियंस ABCD से लेके Z तक सीख गए हैं, ये समझ में आ रहा है। कम से कम पढ़े लिखे हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। एक जो सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, ये बात तो सही है कि मोदी रैलिंग फिगर हो गए हैं। मोदी चारों तरफ से, वो कांग्रेस से कहिए, बीजेपी के भी, जो बीजेपी एक माना जाता था कि कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें इंडिविजुअल मैटर नहीं करता, जैसे लेफ्ट पार्टीज है उसमें इंडिविजुअल कम मैटर करता है, पॉलिट ब्यूरो करता है, सेंट्रल कमेटी करती है। बीजेपी में माना जाता था कि नहीं, यहां कलेक्टिव डिसीजन होते हैं। आज मोदी रैलिंग पॉइंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस अनफॉर्चुनेटली जो इसके प्लसेस थे वो भी ये बता नहीं पाई। एक साल में ये जो प्लसेस थे, नेगेटिव तो बहुत हैं। करप्शन के खिलाफ कोई भी जिहाद नहीं छेड़ पाई है, जबकि पूरा देश चाहता था कि करप्शन के खिलाफ सरकार तन के आए, वो नहीं कर पाए। तो ये एक प्रॉब्लम है कि मोदी जहां एक वर्ड शून्यता क्रिएट हुई, वहां उस स्पेस को मोदी ने भर लिया। और कांग्रेस उसको काउंटर, आप कांग्रेस की बेचारगी देखिए या कैजुअलनेस देखिए कि आज देश का वित्त मंत्री पहली बार मोदी के गुजरात मॉडल के खिलाफ कुछ आंकड़े दे रहा है। आप जरा सोचिए कैसी पार्टी है ये आज जब इलेक्शन खत्म होने जा रहा है, 6वां फेज खत्म हो रहा है, पहले से बोल रहे हैं हम लोग। नहीं, ये फिगर पहले से बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं गुजरात में निश्चित रूप से 75% लोग बाग एनीमिक हैं। गुजरात में 65% लोग बाग निश्चित रूप से आप समझ ले, बाहर शौच करने जाते हैं। क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है इसलिए आपको उसको आइडिया नहीं होगा। बोलिए। गुजरात का मोदी मॉडल में 20 फ्लॉ हैं, 20 प्लसेज हैं। बिल्कुल सही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 10 साल में 11% लगातार ग्रोथ है। मैंने अपनी जिंदगी में 34 साल के करियर में दुनिया के किसी इकोनॉमी में नहीं देखा। ये बड़ी बात है। लेकिन नहीं, ताली अभी ना बजा, दूसरा पक्ष में बता रहा हूं। लेकिन वहीं पे रूरल पॉवर्टी
जो गैप होता है अर्बन रूरल पॉवर्टी का, जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ा है, क्योंकि जो कैश क्रॉप था उससे आपने जीडीपी तो ले लिया, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट तो ले लिया, लेकिन जो गेहूं बोता था किसान और जो कैश क्रॉप की हिम्मत नहीं था उससे आपने जीडीपी तो ले लिया, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट तो ले लिया, लेकिन जो गेहूं बोता था किसान और जो कैश क्रॉप की हिम्मत नहीं करता, डर के मारे कि पता नहीं बर्बाद हो जाए, वो बेचारा नहीं बो पाया। तो ये उसका दूसरा पक्ष है। हमें देखना पड़ेगा कि हम अंधे, और जो हाथी का किस्सा है कि 6 अंधे हाथी को देख रहे थे, किसी ने पूंछ देखा, किसी ने, तो गुजरात मॉडल में किसी कोई पूंछ पकड़ रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, कोई दीवार की तरह देख रहा है। ये फैक्ट है कि मोदी ने कुछ बहुत अच्छी चीजें की है, लेकिन सिर्फ कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तमिलनाडु भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो कुल मिला के लेकिन जनता को एक ट्रस्ट हुआ, क्योंकि कांग्रेस उस तरह से एग्रेसिव नहीं हो पा रही। जब जनता चाहती थी, सड़कों पे आ गई थी करप्शन को लेके, तो कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी कि तन के खली के नहीं साहब, जीरो टॉलरेंस, ये सरकार नहीं रहेगी। लेकिन ए राजा नहीं रहेगा। आपको अपने सुशासन की बात, आप आपने सुशासन किया, आपने ये किया, आपने वो किया, उसको आप एडवर्टाइज नहीं कर पाए, प्रोपेगेट नहीं कर पाए। जीरो टॉलरेंस नहीं। मेरा सवाल आपसे है, आप कांग्रेस पार्टी ये बार बार कहती है कि हमने बहुत कुछ किया 10 साल के कार्यकाल में, हम उसको इस तरह से उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाए जैसे बीजेपी करती है, कई बार ये बात करती है। तो आप अपना सुशासन प्रमोट करने, जो आपका सो कॉल्ड है, उसको प्रमोट करने के लिए आप नरेंद्र मोदी के ऊपर ही क्यों? 2 मिनट का समय दीजिए, मैं जवाब दूंगा। बहुत इसको आगे बढ़ा दूं। शीतल का बड़ा अच्छा सवाल है। आप रूलिंग पार्टी हैं, आप अपोजिशन पे अटैक नहीं कर सकते, उसके पास कुछ है नहीं अटैक करने के लिए, तो कम से कम आपने परफॉर्मेंस तो देखो। आप 10 साल की परफॉर्मेंस बताते हैं। आपको मोदी के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं जवाब दूं आपको। हाँ। सीपी राय जी आपके पास हम आ रहे हैं, सीपी राय जी, मैम जी, आप दोनों के पास आ रहे हैं, शाइना के पास भी आएंगे। हाँ। मैं पुराने इतिहास की बात नहीं करूंगा। सन 47 से लेकर आज तक जनसंघ को हम लोग बाग देखते आ रहे थे, उसके बाद हमने बीजेपी देखी। हमारे बारे में दुष्प्रचार करने में महारत हासिल रखते हैं हम लोग। देखिए, एक कहावत है देहात में कि झूठ जो होता है वो 2.5 कोस चलता है, सच 2.5 कदम चलता है, लेकिन अंततः सच की जीत होती है, झूठ हारता है। तो इनका गुब्बारा हमेशा फूला है। इनका गुब्बारा इंडिया शाइनिंग पे 2004 में फूल रहा था, इनका गुब्बारा 2009 में फूल रहा था। तो इनका हर बार गुब्बारा की बात करिए ना। निश्चित रूप से हमने जो काम किया, जो आप कहते हैं, जो ये कहते हैं, हमने काम किया, जो ये कहते हैं, जो हमने कार्य किए आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, जो हमने कार्य किए गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए, और विश्व में भारत शाइना कुछ कहना चाह रही है। शाइना से आपकी बात पे शाइना, हम एक बात कहेंगे, लोग लाचार हो जाते हैं। हाँ शाइना बोलिए, शाइना बोलिए, कहिए शाइना। आप मुझे एक मौका देंगे तब मैं बोलूंगी। हाँ, नहीं तो ये चीखने के मैच में किसी का पॉइंट समझ में ही नहीं आता है। मैं ये कहना चाहती हूं कि 10 साल में इनके पास मौका था, क्या उन्होंने किया है बेरोजगारी को लेके? एनडीए के आंकड़े आप देखिए तो 6.5 करोड़ जॉब्स हमने दी। इन्होंने क्या दिया है 10 साल में? 1.5 करोड़। आप तुलना कीजिए। प्राइस राइज को लेके इन्होंने क्या किया, फूड इन्फ्लेशन को लेके क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेके क्या किया। इन्होंने एक काम जरूर किया है, सब्सिडीज और फ्री देते जाओ ताकि लोग लाचार बने। इससे समाज मजबूत नहीं बनता है, इससे समाज मजबूत नहीं बनता है। समाज मजबूत बनता है जब आप लोगों को शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर करते हैं। क्या आपने लोगों को आत्मनिर्भर किया है? इसलिए आपके पास कोई विजन प्लान है ही नहीं। नरेंद्र जी का एक पॉइंट ले लेंगे, फिर आपके पास जवाब में लूंगी। लोग और समाज मजबूत बने, नरेंद्र वर्मा, तब आप स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। नरेंद्र वर्मा, जहां तक एनसीपी का सवाल है, एनसीपी चाहती है कि इस देश को स्थिर और सेकुलर सरकार मिले। ये बहुत जल्दीबाजी होगी ये कहना कि एनडीए को बहुमत मिल रहा है, कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये बहुत जल्दीबाजी होगी। इस देश ने पिछले 20-25 सालों से मिली-जुली सरकार देखी है। अभी मेरे मित्र ने कहा कि मिली-जुली सरकार देखी है। जब मिली-जुली सरकार की बात होती है तो उसमें हमें मित्र पक्षों को जोड़ना पड़ता है। आज यहां पर मोदी जी को लेकर कुछ दिन पहले CNN, IBN का एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछा गया
कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, CNIBN का यह सर्वे था, उसमें 22% कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कहा था कि लालकृष्ण आडवाणी होने चाहिए। 21% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी होने चाहिए। 12% लोगों ने कहा सुषमा स्वराज और उसके बाद राजनाथ सिंह और बाकी के लोगों को लेते हैं। आप क्यों चिंता मैं ये कहना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री के रूप में हमारे पास एक वो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। आपको डिफ्लेक्ट ही करना। साइना जी मुझे बोलने दीजिए, जब आप बोल रही थी तो मैं बीच में नहीं बोला। आपको सूट न करे वो आंकड़ा ठीक नहीं। साइना जी जब आप बोल रही थी मैं बीच में नहीं बोला। बोलने दीजिए। मेरी विनती है, सुन लीजिए, सुनने की थोड़ी क्षमता रखिए। कीजिए अपनी बात पूरी। जब आप मित्र पक्षों की बात करते हैं, जब एनडीए में खुद में अपने आप में आपने देखा कि किस तरह लालकृष्ण आडवाणी जी नाराज थे, सुषमा स्वराज जी को विश्वास में नहीं लिया गया था, लालजी टंडन हुए, मुरली मनोहर जोशी हुए, पूरे प्रचार में नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर जनता ने और तय किसी किया का चित्र आपने नहीं देखा। ये अटल जी के समय पे भी नहीं हुआ। रही बात विकास की, साइना एनसी ने कहा कि बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट में विकास हुआ एनडीए के कार्यकाल में। मैं थोड़ा उनके फिगर को दुरुस्त कर दूं। नहीं, हम सुनना पड़ेगा। मैं भी फिगर चाहता हूँ, एक फिगर चाहता हूँ सिर्फ। ज्ञान दुरुस्त करना चाहता हूँ मैं सिर्फ कि अकेले मनरेगा से आप बीजेपी के अंदर के लोग ही नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और वही उनकी राह में रोड़े अटकाएंगे। आपको मोदी की इतनी चिंता क्यों है? लघु उद्योग बंद पड़ रहे हैं। विकास की दर में मेरे मित्र पत्रकार मित्र ने जी त्यागी जी जरा चुप हो जाएंगे। हाँ, त्यागी जी पत्रकार मित्र ने चुप हो जाए। मैं चुप हूँ। चुपचाप सुन रहा था। विकास दर। अब हम सीपी राय को सुनेंगे प्लीज। मैं मेरे पत्रकार मित्र को कहूं, मैं कह रहा हूं नरेंद्र जी पत्रकार मित्र को कहूं कि गुजरात में नरेंद्र जी, क्या हम सीपी राय को सुन ले? हमने आपको सुना, अभी उनका वक्त है, प्लीज उन्हें सुन लीजिए। सीपी राय। मैं ये कह रहा हूं, पता नहीं क्यों व्यक्तियों पर बातें हो रही हैं। आप बात कर रहे हैं, आपके सुप्रीमो कहते हैं कि आप उनको बड़ी मोदी की चिंता है, की गरीबी है कि मोदी के खिलाफ तो उनकी पार्टी के लोग हैं। इस देश की सुरक्षा है। सीता जी बोल लेने दीजिए। इस देश का लोकसभा के चुनाव का मुद्दा इस देश की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस देश की कृषि है, तो मुलायम सिंह यादव, बेरोजगारी है, मजदूर है। अगर ये सब मुद्दे हैं तो मुलायम सिंह यादव सिर्फ मोदी की बात क्यों करते हैं? ये सारी चीजें तब हो सकती है। नहीं, मुलायम सिंह यादव जी जब मोदी जी भैंसे की बात करते हैं तो उनको जवाब दे देते हैं, खाली एक क्षण में। बाकी पूरे समय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सिर्फ मुद्दों पर बात करते हैं, कार्यक्रमों पर बात करते हैं कि आइए देश की सुरक्षा कैसे की जाए, देश की विदेश नीति क्या हो, अर्थनीति क्या हो, मोदी पीएम बनेंगे या ना बनेंगे, उनको पीएम बनने से पार्टी के इंसाइडर्स ही रोकेंगे, इसकी चिंता मुलायम सिंह यादव को इतनी क्यों है? 6% पैसा खर्च कर चिकित्सा मुफ्त कैसे किया जाए। और मैं आपके माध्यम शीतल जी ये चाहता हूं, आपके दर्शक भी बैठे हैं वहां पर, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि मुद्दा व्यक्ति है या मुद्दा इस देश की सुरक्षा, इस देश का विकास, इस देश की गरीबी, इस देश की बेरोजगारी, ये सब मुद्दा है। यही सवाल मेरा राजीव जी आपसे है कि मुद्दा व्यक्ति क्यों आपके लिए बन गया है? हमारे लिए कभी मुद्दा व्यक्ति नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद से कांग्रेस हमेशा कार्यक्रमों को लेकर जाती है, नीतियों की नजर हो सकता है। विगत 10 साल में जो कार्यक्रम में अधिकार संबद्ध हुए, मैं बहुत ज्यादा रोशनी उन पर नहीं डालूंगा, लोगों को पता है इसके बारे में। और जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी ने टाइम बाउंड मैनिफेस्टो दिया है और संख्या के आधार पर मैनिफेस्टो दिया है। रोजगार के मामले में सिर्फ साइना एनसी जी को दुरुस्त करना चाहूंगा। जो हमने पिछले 2013 के 1 साल के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो मनरेगा में अकेले मनरेगा में हमने 4 करोड़ 98 लाख लोगों को, परिवारों को हमने रोजगार दिया। तो ये चीज बोलिए ना। और 213 करोड़ श्रम दिवस उपलब्ध हुए। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए इंडिया शाइनिंग का मतलब सिर्फ शहर है, उनके लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान से कोई मतलब नहीं उनका। वो सिर्फ शहरों में राजनीति करना चाहते हैं और वो शहरों की पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान से इनका कोई मतलब नहीं। और हमारे मैनिफेस्टो में
हम लोगों ने आप आपके ऑडियंस को पूछिए कि क्या उनको लगता है कि कांग्रेस की सरकार और यूपीए की सरकार ने संख्या हमने बता दी है, वर्ष हमने बता दिए। चलिए जनता जनार्दन 10 साल में बताइए कितने दिए सर? भारतीय एक साल का RSVP अभी आपने सर एक साल का मनरेगा का मैंने आपको बताया। और जो देखिए मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से संचार क्रांति से लेकर ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन से लेकर के IT रेवोल्यूशन से लेकर जितने भी कार्य किए हैं उन कार्यों से निश्चित रूप से देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक हुआ और रोजगार भी बहुत लोगों को मिले हैं। आप ये देखिए जितने बच्चे हैं बैठे, कोई IT से इंजीनियरिंग कर रहा होगा, कोई कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर रहा होगा, कोई LLB कर रहा होगा, उन सबके लिए इंस्टीट्यूट से लेकर के सब चीजों में रोजगार उपलब्ध हुआ। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि RSVP में एक नई चीज आपने बोली। RSVP नहीं है, RASM जो आपने बोला, तो आपने ये किस बेस पे बोला? आप मान रहे हैं कि मोदी की सरकार आ रही है? नहीं, हमें नहीं मान रहे। आपने कहा ना ये 4 लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर, हमें कुछ करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी। देखिए मैं आपको प्रश्न का जवाब दे दूं। कांग्रेस पार्टी, मैं कॉन्फिडेंट हूं इस बात के लिए, आप मेरी बॉडी लैंग्वेज भी देख लीजिए और मेरे शब्दों का चुनाव भी देख लीजिए। 2014 16 मई को जिस टाइम वोट खुलेंगे, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से UPA 3 करेगी, क्योंकि जो कार्य हमने गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए किया है उससे निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। मैं मानता हूं कि 30%, एक मिनट कंप्लीट कर लूं, 30% जनसंख्या करीब अभी भी शहरों में रहती है, 70% जनसंख्या देहात में है। देहात में जो नौजवान रह रहा है उसके लिए भी काम करना जरूरी है, वो हमने किया। थर्ड फ्रंट की सरकार क्यों बनवा रहे हैं आपके? हम नहीं बनवा रहे। अभी जो है एक मुख्यमंत्री का बयान आ गया, एक नेता का बयान आ गया कि मोदी को रोकने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी तो हम तीसरे मोर्चे को समर्थन दे देंगे। तो ये तो आपके नेता का बयान है। देखिए ऐसा है कि राजीव जी कुछ भी कहें, नहीं सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब अपने आप मत दीजिए। सवाल मैं दूंगा ना, सवाल का जवाब मैं दूंगा। उसके साथ जी सवाल का जवाब तो मैं दूंगा, आप ही सवाल पूछेंगे, आप ही जवाब देंगे, मोदी जी को बीच में ले आएंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? आप मोदी जी को बीच में क्यों आते हैं? आप लोग भिड़िए मत, भिड़ नहीं रहा हूँ, आप बायस क्यों हैं? आप बायस क्यों हैं? आप बायस क्यों हैं? आप दोनों तरफ की बात करिए, आप पत्रकार बंधु हैं हमारे, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बात करिए। नहीं, जिम्मेदारी का एहसास होता है मैं बोलता हूँ। राजीव त्यागी का है कि बस इतना शोर करो, इतना चिल्लाओ कि कोई सच बोल ही नहीं पाए। मैं तो चुपचाप बैठा हूँ, क्या बात कर रहे हैं? बैठा हूँ। अपना सवाल पूरा मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड, कांग्रेस के देखो, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको आप साइनेंसी से पूछिए, महिला सुरक्षा साइनेंसी का क्या कहना है? कांग्रेस के नेताओं को बदलती हुई हवा और मुंह मोड़ती हुई जनता का रुख पता चल गया है। इसीलिए अंतिम दौर में नरेंद्र मोदी को कैसे घेरा जाए और कम से कम ऐसा बयान दो कि राष्ट्रीय स्तर पर हम ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो थर्ड फ्रंट को हम समर्थन देंगे मोदी को रोकने के लिए। यानी बचा कुचा जो वोट है वो लंबा सवाल पूछते हमारे पास आ जाए। आपने पूरा सवाल आपसे सवाल चलिए नहीं, वो अपनी बात कह चुके हैं। मुझे हर किसी को सवाल और जवाब देने का मौका देना है। आप बोलिएगा। थर्ड फ्रंट पे जो इन्होंने अवधेश जी ने सवाल पूछा था, मैं बार बार कह चुका हूं अवधेश जी की नीयत पर शक। पहले आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आखिरी राउंड बचा है और इसलिए घेरेबंदी तेज होगी नरेंद्र मोदी को लेकर, क्योंकि उम्मीद है बिल्कुल नीयत पर शक करने के बाद भी हमारे मित्र हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट बता दूं, मैंने कहा, शुरू में बैठते कहा था कि 89 से लेकर के आज तक गठबंधन सरकारों का जमाना है और आगे भी रहेगा। अभी क्लियर कट मेजोरिटी किसी को नहीं मिल रही। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, उसके बाद कह दूं नहीं साहब हमारी क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आ रही है। हम लोगों को गठबंधन के साथ जाना पड़ेगा और गठबंधन के लिए जो कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम है उनकी वजह से कांग्रेस की एक्सेप्टेंस पूरे देश में ज्यादा है और पॉलिटिकल पार्टीज में ज्यादा है। इसी वजह से हम लोग बाग मुतमईन है इस बात के लिए कि कांग्रेस UPA 3 करेगी। ये आप मानते हो? जनता को तय करने दीजिए। शायना तो जवाब आपको मिलेगी, वो 16 मई तक पता चलेगा। तो धीरे धीरे शायना ये बताइए कि क्योंकि पे दुनिया कायम है, एक मत ये भी आ रहा है, अपनी प्रचार कर सकते हैं। शाना एक मत ये भी आ रहा है, एक विचार ये भी आया बीच से पैनल से कि क्योंकि आखिरी दौर है और लास्ट कुछ राउंड्स हैं मतदान के और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ घेरेबंदी तेज हो गई है। ये एक विचार यहाँ फोरम से आया, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए स्पष्ट रूप से
हर एक पार्टी उम्मीद पे कायम है, वो रख सकते हैं, उनका हक बनता है। लेकिन जमीनी स्तर पे मैं पूरे देश में प्रचार करके आई हूं और मुझे पता है कि मोदी जी की जो लहर है जमीनी स्तर पे तो प्रचार मैं भी करके आया हूं। प्लीज पूरा कर दीजिए। कहते हैं कि बहुत हो चुका है ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार। दूसरे तरफ जो रीजनल पार्टीज हैं वो स्थिरता नहीं देते हैं। जो आप नेतृत्व स्थिरता और प्रगति चाहते हैं तो एक मौका दीजिएगा, और वो मौका मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि स्थिरता और प्रगति चाहते हैं तो एक मौका दीजिएगा, और वो मौका मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि 16 तारीख को जो मुंहतोड़ जवाब सबको मिलने वाला है। जिन जिन ने मोदी जी के ऊपर जल्दी से फटाफट कहा कि क्षेत्रीय पार्टी अस्थिरता पैदा करती है, ये भूल रही है कि 99 से 2004 के बीच में क्षेत्रीय पार्टी के दम पर ही 26 पार्टी के दम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाई थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों में और बीजेपी में भी सिर्फ फुटबॉल है आपस में। बीजेपी के नेताओं में तो है ही, क्षेत्रीय पार्टियों बीजेपी में भी सिर्फ फुटबॉल है। जनता की तरफ से बहुत सारी आवाजें उठी हैं। हाँ, बैठ के ये राय साहब बोलना चाह रहे हैं। बोलिए। मैम, जैसा कि अभी बताया गया है कि शिक्षा और रोजगार के लिए मैं पूछना चाहूंगा सानिया जी से कि अभी कुछ दिन पहले गुजरात में हाईकोर्ट के लिए फॉर्म निकले थे क्लर्कों के, तो उसमें 500 रुपए लेके जब आवेदन शुल्क लिया जा रहा था, 5 लाख लोग आवेदन कर जी, और 5 लाख लोगों का था, और आज तक मैंने जो भी फॉर्म भरे हैं दिल्ली में उसमें 50 रुपए से ज्यादा का नहीं मिला। और मैंने गुजरात में मैं आज से जवाब मैं शाइना से लूंगी। शाइना, इनका कहना है कि भर्ती के लिए जो फॉर्म भरे 500 रुपए गुजरात में चार्ज किए जाते हैं, जबकि देश भर में 50 रुपए हैं। और इसी गुजरात मॉडल की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। 5 लाख लोगों के आवेदन, कहाँ रोजगार दिया इन्होंने? पूछिए इनसे। 8.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया। देखिए, मोदी जी ने जो काम किया है गुजरात में, अभी आप तय कीजिए कि कौन बोलने वाला है। जो 500 रुपया लिया है तो वो गवर्नमेंट ने सही ढंग से लिया, उसके ऊपर 1 रुपया आपको यहाँ वहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। 50 रुपए है तो आप 500 ले रहे हैं, दिल्ली में 50 रुपए तो आप 500 के ले रहे हैं। जवाब दीजिए ना शाइना जी। 8,000, देखिए आप तो फ्रीबीज बांटते रहेंगे, आप ये बताइए 500 लोगों के रोजगार के लिए 5 लाख लोग आवेदन करेंगे तो इसका मतलब गुजरात में बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी है। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकती हूँ जो आप मौका दें। आप चीखते जाएंगे तो चीखने से कुछ आप साबित नहीं कर सकते हैं। देखिए, जहाँ एक व्यक्ति की आमदनी 8,000 रुपया था, वहाँ स्किल लेबर और वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से आज 15,000 है ये ट्राइबल्स के। ये मॉडल क्यों नहीं आप अपना सकते हैं? आप तो सिर्फ बोल रहे हैं कि ये लीजिए वो लीजिए, हम देंगे आपको, आप हमें वोट दीजिए। ये नकारात्मक राजनीति जो आपने किया है, बरकरार किया है, वहाँ से लोग लाचार बन जाते हैं और समाज स्थिर नहीं बनता है। बोलिए सीपी राय जी। मैं कह रहा हूँ आएंगे कि ये लोग बहस किस चीज पर कर रहे हैं? आएंगे क्योंकि यहाँ जो अभी नौजवान ने कहा केवल 1500 जगह निकली, केवल 1500 जगह निकली, जिसकी 5300 रुपए तनख्वाह थी और 8,40,000 लोगों ने अप्लाई किया। उसके लिए एक मंत्री पर 10 लाख रुपए घूस देने। हम सीपी राय को सुन लें तो क्या विकास किया इन्होंने? 2 दिन से टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि विभिन्न मोहल्लों के इलाके के में पानी नहीं आता, गुजरात में विभिन्न जगहों पर लाइट नहीं आती। इन्होंने एक कुछ चंद लोगों का विकास करके बाकी पूरे गुजरात को बर्बाद कर दिया। सड़कें नहीं है, पानी नहीं है। किस मॉडल की बात कर रहे हैं लोग? हम ये कह रहे हैं उस मॉडल का जिक्र तो करिए। इसीलिए मैंने शुरू में ही सवाल उठाया, इस देश की समस्या व्यक्ति नहीं है, इस देश की सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, कृषि नीति, अर्थनीति, ये इस देश की समस्या है। इस पर चर्चा करिए और इस पर बताइए। बेरोजगार की वजह से आत्महत्या की। क्यों मोदी को रोकने पर लगे? नेगेटिव जोन में है, सवाल यही है, नेगेटिव जोन में शुरू से मैं यही सवाल मामले में विकास के नंबर पे गुजरात 12वें नंबर पे। मेरा सवाल इस शो
की शुरू से यही है कि जब आपके पास इतने आंकड़े हैं, आपके मुताबिक आपके पास परफॉर्मेंस है 10 साल का, तो फिर मोदी इंडिविजुअल स्पेसिफिक कैंपेन क्यों हो गया आपका? इंडिविजुअल स्पेसिफिक कैंपेन क्यों हो गया आपका? चलिए जनता से कुछ और सवाल लेते हैं। गुजरात के बारे में ही, तो मोदी जी 3rd टाइम कंसेक्यूटिव क्यों जीत गए एज ए सीएम? और पूर्ण बहुमत से क्यों जीते? अब आप बोलोगे सिर्फ शहरी क्षेत्रों की वजह से जीते? वो जवाब नहीं है। हाँ तो बोलिए। जवाब दे दूं आपको। हाँ बोलिए। गुजरात में निश्चित रूप से मोदी जी 3 बार जीत के आए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तीनों बार वोटिंग परसेंटेज घटा है गुजरात में मोदी जी का, और सीट्स घटी हैं तीनों बार। नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी सीट हो गया। अरे घटा था 120 हो गया। तीसरी बात अवधेश जी, मैं जवाब उनको नहीं, लेकिन आप गलत आंकड़े दे रहे हैं। नहीं, गलत आंकड़े दे रहे हैं। आप गलत आंकड़े दे रहे हैं। अरे 115 120 सीट हो गई। नहीं, ऐसा थोड़ा होता है। दूसरा जो है 120 हो गया। तरफ से दूसरी, आप एक ही पार्टी की बात कर रहे हो। आप आगे से अवधेश जी को जब बुलाओ तो निश्चित रूप से इनके आगे कमल का फूल लगा के रखा, कमल का फूल लगा के रखिए। अवधेश जी को जब बुलाओ तो कमल का फूल लगा के रखिएगा। आप बीजेपी राजीव जी ऐसे टारगेट पर्सनल बोलेंगे जब बीजेपी का पक्ष में बोलना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं आपका जवाब उन नौजवान का जवाब मिलना जरूरी है। मैं जवाब दे दूं। दूसरा जवाब ये है, गुजरात में मोदी जी एक बात बहुत स्मार्टली करते हैं, जो इस चुनाव में भी कर रहे हैं। शुरू में चुनाव में करेंगे कि हम नीति और कार्यक्रम पर चुनाव लड़ेंगे, लास्ट में चुनाव को सांप्रदायिक करते हैं। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, सिर्फ बहुत साफ गोई से कहना चाहूंगा, मेरे मित्र आप इसे समझिएगा। हमारे देश में हमें भारतीय बनने की जरूरत है, हिंदू मुस्लिम में बदलने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से गुजरात से लेकर के पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी देश को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, वो चिंता का विषय है। वो चिंता का विषय है। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है से हिंदू, मैं से मुसलमान, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सब 18% मुसलमानों को क्या आप नकार देंगे? क्या आप 82% हिंदुओं को नकार देंगे? ये संभव नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सबको साथ लेकर चले, और नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से सबको साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, बुरी बात है देश के लिए। बुरी बात, नाम लेकर के चलिए। भारतीय के नहीं कहते, वो आते हैं बाद में, लास्ट में पर्सनल अटैक हिंदू करते हैं। मुसलमान नहीं है, लास्ट क्या में बात मोदी करनी है? पर्सनल अटैक करते हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं। बिल्कुल, जब हिंदू मुसलमान आपको मानना न मानना अधिकार है। मेरी बात को मानना न मानना आपका अधिकार है। और मनरेगा के तहत आपने बोला था कि इतने आदमियों को रोजगार दिया। आज देश की हालत इतनी खस्ता है, इतने नौजवान जो बैठे हैं बेरोजगार हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है। वो मनरेगा के जो उसके बाद कर रहे हैं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो है बिल्कुल 0% है। कोई भी इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है। आज मिल फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, एम्प्लॉयमेंट इतना बेकार है। नौजवान क्या नाम कहते हैं, सड़कों में बैठा हुआ है, बेरोजगारी है, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, अपराधीकरण करते हैं, बिजनेस वालों का बिजनेस खत्म है। क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने भट्टा गोल कर दिया देश का। बीजेपी चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए। ठीक है, आपको मैं जवाब दे दूं। मौका दीजिए। देखिए, किसी भी बहस में आंकड़ा संबद्ध बात होनी चाहिए। अगर आप आंकड़ा संबद्ध बात करते हैं तो आप बेहतर बहस करते हैं। आपने मुझ पे हम पे आरोप लगाया कि हमने रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए। विगत 10 साल में अगर आप सकल घरेलू उत्पाद की ग्रोथ देखेंगे तो आप ये पाएंगे। देखिए शीतल जी, ये तो देखिए जनता तो सवाल सुनने के बाद जवाब सुनना चाहिए। जनता है ये। सकल घरेलू उत्पाद की अगर बीजेपी से तुलना करेंगे तो बीजेपी की 6.2 ग्रोथ रही थी, हमारी 7.6 10 साल की ग्रोथ रही है। वो भी जब रही जब 2009 में और 2009 में और 2011 में आर्थिक मंदी हुई। आर्थिक मंदी पूरे विश्व में हुई। हाँ बिल्कुल, आज भी अगर एवरेज देखेंगे आज भी 5.2% है, आज भी इस साल की भी। और बताऊँ आपको, और बताऊँ मुश्किल है, 5 के नीचे विकास। देखिए अवधेश जी को बीच में बुलवाएंगे तो आप बोले बीजेपी के स्पोक्समैन ने मान लिया, आपको मान लिया बीजेपी के स्पोक्समैन। आप भारतीय जनता पार्टी के और बहुत झूठे स्पोक्समैन हैं। ये कह रहा हूं मैं आपको, आप बहुत झूठे स्पोक्समैन हैं। आप बहुत झूठे स्पोक्समैन हैं भारतीय जनता पार्टी के। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आपके सवाल का जवाब दें। आप कहिए नरेंद्र जी, वो अकाउंट डेफिसिट देखेंगे तो हमारे देश का करंट अकाउंट डेफिसिट सकल जो घाटा रहा है
वो 4.8% था, लेकिन अगर अभी 30 मार्च नरेंद्र जी आप अपनी बात कह सकते हैं, वो दोनों आंकड़ों में उलझे हुए, आप अपनी बात कह सकते हैं, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। हम लोग बात अच्छी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी 2 बार नहीं होती तो देश और आगे बढ़ता, पूरा विश्व जुड़ा हुआ। मुझे लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। एनके जी हम लोग सब जुड़ गए हैं, लेकिन हाँ, अब मुझे लगता है कि पूरे जो विकास के मुद्दे पे जो देश को गुमराह किया जा रहा है, और खास करके साइना एनसी गलत तथ्य आपके माध्यम से रख रही है, उसको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर एक बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट गुजरात में लाने की बात की थी, और उसमें 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गुजरात में आया। मुझे आप मौका देंगे। उसके तुलना में महाराष्ट्र में 2.5 लाख करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। जब हम आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, प्लीज राजीव जी प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, लोगों के सामने बड़े बड़े आंकड़े रखते हैं। 1250 करोड़ का आईटी यानी कि फॉरेन करेंसी गुजरात में आई, और महाराष्ट्र में 50,000 करोड़ की बात कर रहे हैं नरेंद्र जी, आपको जानकारी ही नहीं है। एक्सपोर्ट पे आई। मैं जब वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस कहती है कि गुजरात नंबर 2 प्रदेश है पूरे विश्व में, उसके आंकड़े गलत हो सकते हैं क्या? 4th पॉइंट देखना, 4th पॉइंट। साइना जी चलिए नरेंद्र जी आपको रोक रही हूँ, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो साइना एनसी से इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान और आम जनता जुड़ी है, सब आएंगे एक ब्रेक के बाद आपके पास भी आएंगे। एक छोटे से तो जनगणमन आप देख रहे हो, और मुद्दा हमारा यही है कि बीजेपी से ज्यादा मोदी जो है वो विरोधियों के निशाने पर है, और विरोधियों को सिर्फ और सिर्फ मोदी से परेशानी ऐसा लगता है। हमारे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम जनता हमारे साथ जुड़ी है। बारी अब जनता के सवालों की है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, मेरा सिर्फ राष्ट्रीय सवाल है। मैं छोटे छोटे पॉइंट ना लड़ाई लड़िए आप जाते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार है, या ये जो जितने भी काला धन है, जितने भी यानी ऐसे जो कांग्रेस में धब्बे लगे हुए हैं, यानी जो जैसे वो कर गया है वो राजा, इन चीजों पे आपने कोई ध्यान नहीं दिया। इन पर कोई भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, महंगाई को हटाने के लिए कुछ नहीं किया। इसी कारण से आज कांग्रेस की जो है डाउन चल रहा है, इसीलिए कि कोई भ्रष्टाचार नहीं सत्यानाश करता है। मैं जवाब दूं इसका। मेरी तरफ से बहुत विनम्र जवाब ये है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जो हमें कार्य करने चाहिए थे, गठबंधन के दौर की वजह से हम उतना कर नहीं पाए जितना हमें करना था। नंबर 1, हम लोग ये भी चाहते थे कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट और बिल आए। हम लोग मैनिफेस्टो में भी 6 बिल लेके आना चाहते हैं अगले पार्लियामेंट में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, फंक्शन नहीं होने दी पार्लियामेंट का। 10 साल। और मैं मानता हूं पार्लियामेंट से बिल पास होंगे, नियम बनेंगे। अगर पार्लियामेंट स्मूथ, नियम यह बनना चाहिए कि पार्लियामेंट इतने घंटे काम करेगी, ये बेहतर चीज होगी। तो हमारा मानना है कि पार्लियामेंट फंक्शन करेगी तभी नियम बनेंगे। इनकी सफाई में आपको दम लग रहा है? नहीं, जब भी ऐसे ऑकेजन आए बलात्कार को लेके, तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके, जब भी ऐसे ऑकेजन आए तो कांग्रेस से जनता एक्सपेक्ट करती थी कि एक फ्रंटल अटैक करे और तन के खड़ी हो, कहे कि नहीं ए राजा नहीं रहेगा, पवन बंसल नहीं रहेगा। पवन बंसल पे कितना दबाव पड़ा तब आपने निकाला। तो यहां पे जनता को समझ में आया कि नहीं, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कांग्रेस में नहीं है। नेचुरली अगर कोशिश करते और जीरो टॉलरेंस देते तो शायद आज कांग्रेस की स्थिति न होती। देखिए, हमारा एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी है, एक रूलिंग पार्टी का पब्लिक परसेप्शन घटता है, दूसरा उसको फिल करता है। आज मोदी जो इमर्ज किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी इमर्ज किए हैं। मैडम, मैं बोलना चाहूंगा इसके पीछे सिर्फ कांग्रेस की पॉलिसी है। कांग्रेस को जिस तरह से एग्रेसिव होना चाहिए था वो नहीं हो पाई। मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, एनआरएचएम और फूड सिक्योरिटी अपने आप में बहुत अच्छी स्कीम्स थी, लेकिन राज्य सरकारों के गलत रवैये की वजह से वो सफल नहीं हुई। जी, हमारी जहां राज्य सरकार में बढ़िया काम चल रहा है। नरेंद्र जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? बढ़िया काम चल रहा है उस पर। नहीं, अभी क्या सचिन तेंदुलकर को मनरेगा में काम कराया गया है? गोवा में उस समय आपकी सरकार पता है, उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। देखिए, अब अडवाणी जी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं मनरेगा में, अडवाणी जी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, उसका क्या इलाज है सिंह साहब? जब नरेंद्र जी आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे? चोरी और भ्रष्टाचार। शीतल जी एक बात कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस मैं ये कहना चाह रहा था आपके पास कि भ्रष्टाचार एनडीए के कार्यकाल में हुआ है,
भ्रष्ट लोगों पे कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या एनडीए के कार्यकाल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? महंगाई यूपीए के कार्यकाल में बढ़ी है, उसके कुछ कारण हैं, सूखा, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस, लेकिन क्या एनडीए के काल में महंगाई नहीं बढ़ी है? 2। तीसरा मेरा यह मुद्दा है कि अगर इतना विकास गुजरात में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, तो 41% लोग गुजरात के गरीबी रेखा के नीचे क्यों है? 41% लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजरात में क्यों है? हर दूसरा भैया एनडीए को तो लोगों ने हरा दिया। एनडीए अगर गलत थी तो उसको 2004 में लोगों ने पराजित कर दिया। एनडीए गई के लिए क्यों जूझ रहा है? 41% नहीं है, डायमंड इंडस्ट्री वहां दम क्यों तोड़ रही है? ये तेरा है, वो भी आंकड़े गलत है, तेरे वो भी आंकड़े। गुजरात की नदियां सबसे ज्यादा प्रदूषित क्यों है? इसलिए जनता से एक सवाल और, ये करिए आप। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्हें दोनों पार्टियों की खाली बीजेपी की बात ना करके देश के हित में बात करनी चाहिए, रोजगार बेरोजगारी के बारे में बात करनी चाहिए। ये सिर्फ जब से बैठे हुए हैं बीजेपी की भलाई और बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह बीजेपी के ये नुमाइंदे या उस तरीके वो तो नहीं है इनके मन में जो बीजेपी के लिए काम किसकी बात कर रहे हैं आप? ये मेरी बात कर रहे हैं, इनकी आवाज है, मैं जवाब दूं? मेरी आवाज नहीं है, जनता की आवाज है। अवधेश जी जैसे मेरे बारे में जनता की आवाज है, ऐसे आपके बारे में जनता की आवाज है। कम से कम मुझे जवाब देने का ऐसा है भैया, मैं जब यहाँ बैठता हूँ तो मेरे लिए ये न्यायाधीश की कुर्सी होती है। पहले सुनो, आपने सवाल दिया है, नहीं सुनो पहले, मेरे लिए ये न्यायाधीश की कुर्सी है। मैं बोलता हूँ वो किसके पक्ष में जाता है, किसके विपक्ष में जाता है, मेरी छवि क्या बनती है। कोई मुझे भाजपाई कहे, कोई कांग्रेसी कहे, इसकी मैं चिंता ही नहीं करता हूँ। मुझे जो मेरी नजर में सच लगता है वही बोलता हूँ, वही बोलूंगा, उसमें चाहे मुझे जो कुछ भी कहे। बाकी किसी को ये लग सकता क्या इस समय कांग्रेस ने इस देश को डुबा दिया, हमारे देश का खजाना खाली हो गया, तो क्या कहूँ कि कांग्रेस ने देश को बढ़ा दिया, ये देश को बढ़ा दिया और एक विरोध किया जाए तो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हो जाए। ये तरीका क्या है बात करने का? चलिए जल्दी से एक लाइन में आप जो कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सीपी राय कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत सत्य बोलते हैं, सुनिए। अगर अवधेश जी आप बहुत सत्य बोलते हैं तो हम लोगों को पाकिस्तान वोट देने के बारे में आपके पास आऊंगी मैं। एक समुदाय विशेष के घरों पर थूकने और पत्थर फेंकने के बारे में भी शांति। एक समुदाय की लड़कियों को उठाकर उससे बच्चे पैदा करने के गैस को सुन ले बोल दीजिए, और सारे हरिजनों के घर हनीमून के लिए बने हैं, तो इस पर भी सत्य बोल दीजिए। अगर आप बहुत सत्यवादी हैं, इन 4 बयानों पर भी सत्य बोल दीजिए। सत्य इस बात पर भी बोल दीजिए कि किसी माँ का पेट चीर कर बच्चा निकाला जाता है और तलवार पर उछाला जाता है, उस पर आज तक कोई सफाई नहीं आई, कोई माफी मांगी गई, जरा इस पर भी सत्य बोल दीजिए। उसमें नरेंद्र मोदी जवाब दे चुके हैं कि अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे फांसी पे लटकाइए। क्लोजिंग कमेंट एनके जी और फिर आप लास्ट में कहना चाहते हैं। क्या ये मुद्दों पर बात करें, लेकिन मुद्दों के बजाय देखिए बड़ी अजीब सी स्थिति हो रही है कि पॉलिटिकल क्लास अपनी अपनी बात कह रहा है, वो जब उसको अटैक कर रहा है तो मोदी के मॉडल पे कर रहा है, अपने यहाँ नहीं देख रहा है कि मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। ये अजीब सी स्थिति है कि जब मुलायम सिंह की पार्टी बोलती है तो वो मोदी पे करती है, कांग्रेस बोल रही है तो वो मोदी पे करती है, बीजेपी करती है तो कांग्रेस पे। ये एक अजीब है और इससे मुझे लगता है कि कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता यह है कि इसी से ये जो जनता है ये एजुकेट होती है, सारी चीजें समझती है। तो मुझे लगता है कि ये जो आप करा रही हैं इसका बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि सभी की बात सुन के जनता एक अपना फैसला करेगी। लेकिन सिर्फ ये है कि जो लहर बनी है, जो इस समय स्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं मोदी ने वो एडवांटेज सिर्फ इसलिए लिया है कि जो रूलिंग पार्टी थी वो सही अपने को प्रोजेक्ट नहीं कर पाई और गलतियां कई हुई हैं। चलिए वक्त समाप्त खत्म हो चुका है। आप सभी का बिल्कुल वक्त नहीं है, सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो जनता सबका पक्ष सुन रही है और तय जनता को करना है। फिलहाल जनगणमन में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी है।